नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है नदीम खान। दोस्तों हमारी इस सीरीज़ में हम देखेंगे आज का लास्ट वीडियो रीड 2018 के लेवल 2 का लैंग्वेज 2 का इंग्लिश का वीडियो दोस्तों। ठीक है, ये हमारा इस जो रीड हुई थी पिछली जितनी भी रीड हुई है उस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से कि आइडेंटिफाइड द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स। ठीक है, ये कह रहा है कि एंड साउंड अलग होना चाहिए। ठीक है, आखिरी की जो ध्वनि है इन सब की, उनमें किसकी ध्वनि अलग है। ठीक है, तो देख लेते हैं कंसेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट, कॉन और सेप्ट, कॉन्सेप्ट इस प्रकार से लिखते हैं इसको। ठीक है, ये ओ है दोस्तों, इसको इस प्रकार से लिखते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है ये, सेप्ट है, सप्ट नहीं है, सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है दोस्तों परसेप्ट, परसेप्ट ये हो गया पे, ये हो गया ए और वापस सेम वैसा का वैसा ही। ठीक है, परसेप्ट। फिर है सेक्ट, सेक्ट को लिखेंगे दोस्तों सेक्ट। ठीक है, तो ये सेप्ट, सेप्ट ये हो गया सेप्ट, ये हो गया सेप्ट और ये हो गया सेक्ट। ठीक है, एक्ट हो गया ना, एस भी अगर काउंट नहीं करते तो आखिरी की ध्वनि लगभग सेम ही है, लेकिन इसकी ध्वनि जो है दोस्तों वो है कंसीट। ठीक है, कंसीट, ये आ गया कंसीट और ई भी दोस्तों बड़ी वाली ई। इस ई को इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, दो आगे बिंदी आती है और आई रहता है, ये बड़ी ई की मात्रा बन जाती है दोस्तों। ठीक है, तो कंसीट इसमें दोस्तों आ रही है, क्या आ रही है, ई की ध्वनि आ रही है कंसीट, और इसमें क्या आ रहे हैं, ए आ रहे हैं सब में, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। तो लास्ट में किसमें, ऑप्शन डी में जो है अलग ध्वनि है। इसमें क्या ध्वनि है, ई की, कंसीट, कंसीट। ठीक है, कंसीट, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पुट आउट दी, एक सेकेंड पेन ले लेता हूँ मैं, कोई नहीं, पिक आउट दी, वैसे ये परसेंट डिलीट हो रखा है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन ई में दे रखा है कि ये डिलीट हो रखा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि ये कह रहा है कि जेनेरिक की सही जो प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसने जेनेरिक की प्रोनाउंसिएशन गलत लिख रखी है दोस्तों। मैं आपको एकदम सही लिख के दिखाता हूँ, देखिए ये हो गया जय जेनेरिक ये आ गया ए, ये जेनेरिक, जेनेरिक नीचे लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आ नहीं रहा है, वैसे इसको एक ही लाइन में लिखना होता है। ठीक है, नहीं आता है तो हम इसमें जगह कम इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं कि आप इसको नीचे लिखो जेनेरिक, बल्कि रूल ये कि इसको एक ही लाइन में लिखो। ठीक है, जेनेरिक, जेनेरिक। ठीक है, जने, ये ने है दोस्तों, हम इसको जेनरिक बोलते हैं। ठीक है, और अपन क्या बोलते हैं इसको, जेनरिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, जेनरिक, लेकिन ये जेनरिक नहीं दोस्तों, ये है जेनेरिक। ये क्या है, जेनेरिक, जेनेरिक। ठीक है, ये जेनेरिक है दोस्तों। ठीक है, हम इसको बोलते हैं जेनरिक। ये देखो देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन जेनेरिक। ठीक है, ये मैंने ऑक्सफोर्ड में से देखी दोस्तों, मेरे को भी सारी प्रोनाउंसिएशन याद नहीं रहती है, कुछ एक की मेरे को याद है लेकिन सारी मेरे को याद नहीं रहती है, इसलिए मैं पहले आपका पेपर बनाने से पहले मैं ऑक्सफोर्ड में देख लेता हूँ कि क्या दे रखा है। ठीक है, फिर उसको याद कर लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, सारी प्रोनाउंसिएशन कोई भी याद नहीं रख सकता दोस्तों। ठीक है, इवन अंग्रेज़ को भी याद नहीं रहती है। ठीक है, कि इसको प्रोनाउंसिएशन की भाषा में वो बोल देगा, आपको बोल के अच्छे से बता देगा, लेकिन उसको ये पता नहीं रहता है कि इसको मतलब इसमें ए आएगा, क्योंकि ए भी इंग्लिश में दोस्तों आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, है ना, तो उसको क्या पता कि कौन सा लगने वाला है, तो इसलिए हमें देखनी पड़ती है सबसे पहले। तो इसमें दोस्तों इसने जेड से शुरू कर रखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें जी से कर रखा है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर इसमें डी जी से कर रखा है, ये नहीं, ये डी जेड होगा दोस्तों, ये डी जेड से कर रखा है, तो इसने कर रखा है जा, इसने ए लिख रखा है यहाँ पे, ये सही हो जाता, लेकिन इसको अगर ये ए कर देता तो जेनेरिक। ठीक है, इसने इसको ए कर रखा है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, इसलिए चारों ऑप्शन गलत हो गए इसमें, इसलिए इस पर्सन को हटा दिया था बोर्ड ने। ठीक है, अरे यार एक सेकंड दोस्तों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्या हो सकता है अगर भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को हम काम में लेते हैं तो क्या होता है, पढ़ाई किस प्रकार से होती है, क्या पढ़ाई डिफ़िकल्ट हो जाती है, पढ़ाई तो आसान हो जाती है अगर हम शिक्षण सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। शिक्षण सिद्धांत बनाए किस लिए गए, कि पढ़ाई आसान हो, बच्चे के लिए पढ़ाई आसान रहे, टीचर के लिए पढ़ाना आसान हो, है ना। तो
ये चीज़ तो एकदम गलत है, डिफ़िकल्ट नहीं होती उससे। ये कह रहा है डिज़ायर्ड गोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कैन बी अचीव्ड। सही बात है, हम जो भी चाहते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य हो अंग्रेजी पढ़ाने का, चाहे वो स्पोकन हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो, जो भी हो, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक करना हो, वो सीखा जा सकता है, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है ओनली लिंग्विस्टिक हैबिट्स कैन बी डेवलप। ये कह रहा है कि केवल भाषाई जो आदतें हैं, ठीक है, जो रट्टा मारने वाला भाषा है, सिर्फ वही सिखाई जा सकती है, वो नहीं सिखाई जा सकती, बाकी भी सब सिखाई जा सकती है। ओनली लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश को सिर्फ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे सीखा जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ये कह रहा है कि डिजायर्ड गोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कैन बी अचीव्ड। अंग्रेजी भाषा शिक्षण का जो भी लक्ष्य हो आपका, ठीक है, जो भी आप लक्ष्य है LSRW में से, वो लक्ष्य आप पूरा कर सकते हो, चारों भी पूरा कर सकते हो एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल, अच्छा ये वही आ गया क्या, सॉरी यार, ये पेन की वजह से गड़बड़ी हो रही है आजकल, खैर कोई नहीं, थोड़ी सी दुविधा है, असुविधा है, दुविधा तो क्या है। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज इनेबल्स द टीचर्स टू, जो CLT है हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, इससे टीचर को क्या मदद मिलती है। एक्सप्लॉइट साउंड लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, ये दोस्तों है एक्सप्लॉइट है ये, ठीक है, एक्सप्लॉइट। मैं आपको इसका प्रोनाउंसिएशन दिखा देता हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने देखा था, मैं भी इसको पहले एक्सप्लॉइट बोलता था, ठीक है, फिर देखने के बाद मेरे को पता चला अच्छा ये तो एक्सप्लॉइट है, ठीक है, एक्सप्लॉइट, L को मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, ये वाला है ओ, ठीक है, एक्सप्लॉइट, आई है वो इंग्लिश में ई बनता है दोस्तों, ठीक है, एक्सप्लॉइट, और ये वाला जो आई है, ठीक है, ये बड़ी ई बन जाता है, समझ रहे, ये एक्सप्लॉइट हो जाता है अगर ये वाला आई होता है, लेकिन ये वाला आई नहीं है, इसमें है ये वाला ये दोस्तों, ठीक है, एक्सप्लॉइट, 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 ठीक है। एक्सप्लॉइट का अर्थ होता है दोस्तों कि मौके का फ़ायदा उठाना, जो भी आपको अवसर मिल रहा है उसका लाभ उठा देना, ठीक है, कोई भी आपको आपके पिताजी अवसर दे रहे हैं पढ़ने का, उसका आप लाभ उठा ले, उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट, है ना, एक्सप्लॉइट, सॉरी एक्सप्लॉइट नहीं, वापस मैं उसको एक्सप्लॉइट बोल रहा हूँ, ये एक्सप्लॉइट है दोस्तों, ठीक है। ये कह रहा है एक्सप्लॉइट साउंड लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, जो ध्वनि का जो विज्ञान है, भाषाई विज्ञान है, उन सिद्धांतों का लाभ उठाना, बिल्कुल उठाया जाता है। ये कहता है एक्सप्लॉइट साउंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, शैक्षिक सिद्धांत है जो ध्वनि का, उसका जो है लाभ उठाना, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है एक्सप्लॉइट साउंड लिंग्विस्टिक एंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, बिल्कुल सही है कि इसके अंदर हम जो CLT में हमें प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलती है, उच्चारण भी सीखने को मिल सकता है, और शैक्षिक सिद्धांत भी हम काम में ले सकते हैं, शिक्षा के जो भी सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, टीचिंग प्रिंसिपल्स, उनको काम में ले सकते हैं। ये भी तीनों भी सही है, नन ऑफ द अबव नहीं। इसमें क्या दोस्तों, इसमें देखो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ठीक है, एजुकेशनल भी आ गया और साउंड लिंग्विस्टिक भी आ गया, किसमें, ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इन कम्युनिकेटिव अप्रोच, CLT के बारे में पूछ रखा वापस, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग द टीचर मस्ट नो व्हाई इट इज़। ये कह रहा है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के तहत जब कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको क्या जानना चाहिए, ठीक है, द टीचर मस्ट नो, उसको ये चीज़ जाननी चाहिए, व्हाई इट इज़ बेटर टू टॉलरेट एरर्स इन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देयर सेल्व्स। टीचर को ये पता होना चाहिए कि अगर गलतियाँ कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो उनकी गलतियों को बर्दाश्त करें, ये चीज़ पता होनी चाहिए एक शिक्षक को कि गलतियाँ क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए, ये एक शिक्षक को पता होना चाहिए, व्हाई इट इज़ बेटर। तो मेरे को तो दोस्तों यही सही लग रहा है ऑप्शन। आगे पढ़ के देखते हैं, नॉट टू अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर सेल्व्स, अरे एक्सप्रेस तो करवाना होता है CLT में, तो एकदम गलत लिख दिया इसने, ठीक है। ये कह रहा है कि बच्चों को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करने दो। ये कह रहा है नेक्स्ट, नॉट टू टॉलरेट एरर्स, गलतियों को नहीं बर्दाश्त करना है, बिल्कुल गलत है, एकदम ही गलत बात है ये, गलतियों को बर्दाश्त कर सकता है टीचर, ठीक है। बेटर टू नोट डाउन द एरर्स, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं पढ़ा मैंने अभी तक, तो ये कह रहा है कि ऑप्शन ए ही सही लग रहा है इसमें दोस्तों, और ए ही सही है कह रहा है कि बेटर टू टॉलरेट एरर्स इन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देयरसेल्फ। जब बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त करता है, ठीक है, बोलता है, अंग्रेजी में बोलना सीखता है, अगर आप उसको बोलते हुए टोक दोगे, अरे क्या बोल रहा है तू बेवकूफ़ कहेगा, अगर आप इस प्रकार की बातें करोगे तो उसको जो है वो एम्बैरस हो जाएगा वो, ठीक है, उसको लगेगा कि इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती कर दी टीचर ने, ठीक है, तो वो आगे फिर बोलेगा ही नहीं, ठीक है। जब उसको लगेगा कि वो एकदम सही बोल रहा है तभी बोलेगा, और एकदम से कोई नहीं बोल सकता यार, समझ रहे हो ना, एकदम से कोई नहीं बोल सकता। इसलिए टीचर को ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसको डांट देंगे, इसको गलतियों को बता देंगे, इसको टोक देंगे गलतियों को,
तो ये सीख नहीं पाएगा। तो ये चीज़ एक टीचर को पता होनी चाहिए CLT के अंतर्गत, ये CLT ये कहता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इज फाउंड व्हेन। लैंग्वेज डिसऑर्डर कब होते हैं? जब बच्चा क्लास छोड़ रहा है, नहीं ये उसकी आदत है, उसका जो है क्रिमिनल बिहेवियर भी हो सकता है ये, ठीक है। कई अपराधी बालक होते हैं, उस प्रकार के बालक हो सकता है कि वो क्लास बंक कर जाता है। लर्नर इज स्पीकिंग इन क्लास, बच्चा कक्षा में बोल रहा है, नहीं ये भी नहीं, ये तो अच्छी बात है, अगर कक्षा में बोलता है तो ये डिसऑर्डर नहीं है। लर्नर स्पीक्स इन शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेज, बिल्कुल सही बात है। अगर वो छोटे छोटे या टुकड़े टुकड़े मतलब शब्दों में बोल रहा है बच्चा, तो ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन देखते हैं डी, लर्नर स्पीक्स द फुल सेंटेंस। अरे सही, पूरा वाक्य बोलेगा तो काय का डिसऑर्डर है यार, काय की वो विकृति है, डिसऑर्डर यानी विकृति। भाषा की विकृति तभी हो सकती है जब वो छोटे छोटे वाक्यों में बोलता है, फ्रेजेज में बोलता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर वो बोलता है टूटी फूटी भाषा में जब बोलता है तो वो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेन ले लेते हैं। हाँ, लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन्स व्हेन अ चाइल्ड हैज़, भाषाई विकृति का अर्थ है जब एक बच्चे में डिफ़िकल्टी हो इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, जब बच्चा मीनिंग समझने में असमर्थ हो। सही लग रहा है ऑप्शन ये, कि जब वो अर्थ को समझने में नाकामयाब रहे, ठीक है, अर्थ नहीं समझ पाता है, तो ये भाषाई विकृति होती है। डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिज थॉट, बिल्कुल, वो अपने आप को अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है, ये भी एक लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, सही बात है। ट्रबल प्रोड्यूसिंग सम साउंड्स एक्यूरेटली, नहीं ये गलत बात है, साउंड्स तो कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, एक्यूरेटली तो सारे तो, ठीक है, क्योंकि वो भाषा अलग है, अंग्रेजी की भाषा के साउंड्स में भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, जो कि मैं आपके सामने ये पेपर सॉल्व करके दे रहा हूँ। आप में से कुछ टीचर होंगे, ठीक है, तो आप देखिए कॉलेज तक जब टीचर बन जाते हो आप, तब भी आपको पता नहीं होता है कि इस शब्द को, अभी देखिए हम देख रहे थे कि हम एक्सप्लॉइट को एक्सप्लॉइट बोल रहे थे, क्योंकि पता नहीं है ना, तो ये तो एकदम ही गलत हो गया कि हम कुछ ध्वनियों को गलत बोलते हैं। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि दो भाषा जब अलग होगी, हम हिंदी को भी कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम सही से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये साउंड वाला तो एकदम बकवास ऑप्शन है, इसमें दोनों ऑप्शन ए और बी सही रहेंगे। तो ये ऑप्शन डी कह रहा है कि बोथ ए और बी, या तो ए या बी, इधर का अर्थ होता है या तो ये या वो, ठीक है, और बोथ का था ये दोनों, ठीक है। ये कह रहा है कि या तो ऑप्शन ए हो जाएगा या ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, सही बात है, एकदम सही बात है कि या तो ऑप्शन ए को डिसऑर्डर बोल देंगे या ऑप्शन बी को बोल देंगे या दोनों को बोल देंगे, एकदम सही बात है दोनों ही। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्टिकुलेशन एरर्स अकर्स ड्यू टू, आर्टिकुलेशन एरर्स यानी बोलते वक्त जो एरर आते हैं, आर्टिकुलेशन यानी आर्टिकुलेट करना, बोलना, ठीक है, स्पीक करना, तो वो एरर किस कारण आते हैं? फॉर्म्ड स्पीच हैबिट, ठीक है, जब आप वाक्यों को बोलने की आदत बना लेते हो, ठीक है, रटने की आदत बना लेते हो, स्ट्रक्चर्स को रटते हो आप, ठीक है, उसके कारण आती है। ये कह रहा है स्लरिंग ओवर एंड क्लिपिंग साउंड। स्लरिंग यानी दोस्तों अस्पष्ट बोलना, यानी जैसे कोई शराबी बोलता है ना, आपने कभी देखा होगा फिल्मों वगैरह में कि एक शराबी का रोल होता है, एक शराबी का एक किरदार होता है, एक्टर जब शराब पी लेता है तो उसकी आवाज़ बिखर जाती है ना, अस्पष्ट सुनाई देती है, तो उस आवाज़ को बोलते हैं स्लरिंग ओवर, ठीक है। तो आर्टिकुलेशन एरर उसी कारण आता है दोस्तों जब उसकी आवाज़ अस्पष्ट सुनाई दे, या क्लिपिंग साउंड, ठीक है, ऐसी मतलब ध्वनियाँ बोलने लग जाए, इस प्रकार के जब बोलते हैं उसको बोलते हैं क्लिपिंग साउंड दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लिपिंग साउंड के रूप में बोलना या शराबी की तरह बोलना, ये सब क्या होते हैं? आर्टिकुलेशन एरर होते हैं दोस्तों, सही बात है ये, ठीक है। तो ये तो नहीं है ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी लग रहा है। लर्नर्स इंटेलिजेंस, लर्नर इंटेलिजेंट होगा तो आर्टिकुलेशन एरर क्यों आएगा यार? लर्नर गिव इंपॉर्टेंस टू स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, नहीं, इंटोनेशन और स्ट्रेस पर अगर वो जोर देगा तो वो भाषा को सीखेगा, उसके प्रोनाउंसिएशन को सीखेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन बी सही है, स्लरिंग ओवर एंड क्लिपिंग साउंड। इस प्रकार से जब वो बोलता है उसके कारण आर्टिकुलेशन एरर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स, रेमेडियल टीचिंग में क्या क्या शामिल है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल, बिल्कुल सही बात है, जो भी आपकी अधिगम की जो स्किल है, अधिगम का जो कौशल है उसके अंदर सुधार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। रेक्टिफाइंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, बिल्कुल सही बात है, आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, ठीक है, टीचर इंग्लिश का है, आपको उसने ग्रामर पढ़ा दिया, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा दी, उसमें आपको प्रोनाउन चेंज करना नहीं आया, ठीक है, तो वो उस सिर्फ प्रोनाउन चेंज करने वाले को सिस्टम को ही पढ़ाएगा आपको दोबारा, पूरा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको नहीं बताएगा आपको, उसको लग रहा है कि इसको
प्रोनाउन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, प्रोनाउन चेंज नहीं कर पा रहा है, वाक्य टेंस चेंज नहीं कर पा रहा है, तो सिर्फ टेंस चेंज करना ही वो आपको सिखाएगा, समझ रहे हो। तो ये कह रहा है कि पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम एरिया है उसको ही ठीक करेगा सिर्फ वो, और उसको ही ठीक करना चाहिए, उसी का तो नाम है रेमेडियल टीचिंग। तो ये दोनों हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि दोनों ही नहीं है, और ऑप्शन ए कह रहा है, सी कह रहा है कि या तो ए या बी। एकदम सही बात है, इसमें अधिगम का इसमें बहुत भी हो सकता था दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसमें हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CLT टू इवेल्युएशन स्ट्रेसेस ऑन, मूल्यांकन का जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो किस चीज़ पर जोर देता है। कंटेंट रेलेवेंसी एंड वोकैबुलरी। कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए जो आप उसको पढ़ा रहे हो, ठीक है, या जिस कंटेंट से आप सवाल पूछ रहे हो वो उससे संबंधित होना चाहिए, समझ रहे हो, उसको वो जानना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, ठीक है, नॉन होना चाहिए उसके लिए, वोकैबुलरी पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी भी चेक की जाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों उसके अंदर, कि हमारी धारा प्रभाविता भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। CLT के अंतर्गत जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसकी धारा प्रभाविता भी चेक हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी, वो कितना फ्लेक्सिबल है लैंग्वेज को लेकर। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बोथ ए एंड बी। अरे यार ये पेन तो ख़राब कर रहा है काफ़ी। ये कह रहा है रिसेंट स्कीम ऑफ इवेल्युएशन बाय CBSE, ठीक है, CBSE द्वारा जो हाल ही में तैयार की गई है मूल्यांकन की योजना, वो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूशन होता है दोस्तों वो, ठीक है, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूशन। ये दोस्तों शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। ये स्कीम कब शुरू हुई थी, इसको रिसेंट बोल दिया, इसको रिसेंट नहीं है, 10 साल हो गए इस बात को। तो ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2010 को, रिसेंट इसलिए बोल रहा है कि लास्ट ये शुरू हुई थी, ठीक है, अभी तक जो चल रही है अभी यही है, ठीक है। तो 1/4/2010 यानी 1 अप्रैल 2010 को ये शुरू हुई थी। सतत और व्यापक मूल्यांकन, क्या नाम है इसका, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। इसके अंतर्गत FA और वो जो ऐसे आते हैं, ठीक है, समेटिव और फॉर्मेटिव। मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, दोबारा बता के आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, पीछे के वीडियो जाके देख सकते हो। तो ये कह रहा है कि ऑप्शन क्वेश्चन 12 है, रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। रेमेडियल टीचिंग को कब शुरू करना चाहिए, ठीक है, जब हमें पहचान हो जाए, किस चीज़ की पहचान होने पर हमें रेमेडियल टीचिंग शुरू करनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान होने पर, किस चीज़ की पहचान हो जाए उसके बाद में हमें जो है रेमेडियल टीचिंग शुरू करनी चाहिए। टेक्स्ट एंड लर्निंग, मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कॉजेज। जब आप भाषा का टेस्ट ले लो उसका, ठीक है, आप उसका टेस्ट ले लो और वो गलतियाँ करें, ठीक है, तब रेमेडियल टीचिंग करवाई जाती है। अगर वो गलतियाँ नहीं कर रहा है तो फिर क्यों टेस्ट लोगे, क्यों उसको रेमेडियल टीचिंग करवाओगे, है ना। और वो गलतियाँ कर रहा है तो आप उसके कारण भी साथ में जानोगे कि यार ये गलतियाँ क्यों कर रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ में ही गलतियाँ कर रहा है, क्यों गलतियाँ कर रहा है, उसके कारण पता होना चाहिए आपको। उसका कारण पता करेगा तब जाके रेमेडियल टीचिंग शुरू हो पाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेमेडियल प्रोग्राम इज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड, कि रेमेडियल जो उपचारात्मक प्रोग्राम है, उपचारात्मक कार्यक्रम है, उपचारात्मक शिक्षण का जो कार्यक्रम है, ठीक है, ये किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ईच स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, ठीक है, सही बात है। ईच स्टूडेंट्स वीकनेस, प्रत्येक छात्र की जो है ताकत, किस चीज़ में वो होशियार है, उसकी क्या कमजोरी है, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि बच्चा किस चीज़ में होशियार है, किस चीज़ में कमज़ोर है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसका जो है डायग्नोस किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया में मान लो वो वोकैबुलरी में होशियार हो सकता है लेकिन ग्रामर में वीक है, या ग्रामर में वीक है वोकल, जो भी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, रेमेडियल टीचिंग इज ए। रेमेडियल टीचिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, प्री टीचिंग प्रोग्राम। प्री टीचिंग नहीं दोस्तों, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये एक, ठीक है, इसका एक सिस्टम होता है। बच्चे को पहले पढ़ा दिया, ठीक है, फिर आपने टेस्ट लिया तो पता चला कि ये बच्चा तो कमज़ोर रह गया, पीछे रह गया, ये बच्चा, ये कुछ पर्टिकुलर बच्चे पीछे लगे, तो आप इनका डायग्नोस करते हो, उसको कारणों का पता लगाते हो, ठीक है, किस चीज़ में कमज़ोर हैं ये, इस चीज़ में कमज़ोर है तो क्यों कमज़ोर है, क्यों कमज़ोर रह रहे हैं, है ना। मान लो उनको प्रोनाउन चेंज करना नहीं आया रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, तो उन्हें तो सबसे पहले तो आप पता करो यार क्यों नहीं आया, तो फिर आपको पता चलता है कि इनको अभी तक यही पता नहीं है कि प्रोनाउन होते क्या हैं, है ना, प्रोनाउन के कितने रूप होते हैं यही पता नहीं है, तो आप उनको वापस फिर प्रोनाउन ही पढ़ाओगे और प्रोनाउन को भी डिटेल से बताओगे, तब जाके उनको समझ में आएगा वो प्रोनाउन चेंज करना, समझो। तो ये एक व्यवस्थित
प्रक्रिया है दोस्तों, सिस्टमेटिक प्रोसेस है रेमेडियल टीचिंग, ऐसे ही नहीं है कि कुछ ही हवा में पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज दैट इट मस्ट बी रिलायबल। कोई भी टेस्ट हो, इसने इतना बड़ा नाम जोड़ दिया इसने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बल्कि कोई भी टेस्ट हो वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, है ना, सॉरी गलत स्पेलिंग लिख दी, अरे यार, वैलिड होना चाहिए, ठीक है, वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा सिंपल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, है ना, ज़्यादा सिंपल नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बस मीडियम सा होना चाहिए, ठीक है, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, बहुअर्थी देने वाला नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, जिसमें बहुअर्थी लगे वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पैराग्राफ है दोस्तों, पहले इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ राइगोरस प्रिकॉशंस, राइगोरस प्रिकॉशंस, राइगोरस प्रिकॉशंस क्या होते हैं दोस्तों, राइगोरस का अर्थ होता है सख्त, राइगोरस का अर्थ होता है सख्त, और प्रिकॉशन का अर्थ होता है दोस्तों एहतियात। क्या होता है, एहतियात यानी सावधानी, मैंने उर्दू में बोल दिया, यानी सावधानी, सख्त सावधानी, ठीक है। ज़्यादातर हम इसको क्या बोलते हैं, सख्त एहतियात बोलते हैं, सख्त सावधानी नहीं बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ राइगोरस प्रिकॉशंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, ठीक है, दुर्घटनाओं के बारे में जो है सख्त एहतियात बरतने के बावजूद भी मैनी पीपल आर इंजर्ड एवरी ईयर इन फैक्ट्रीज एंड एल्सवेयर, मतलब दुर्घटनाएं होती रहती है, उससे बचने के लिए जो है उसके विरोध में हम कई जो है सावधानियां रखते हैं, फिर भी जो है हर साल फैक्ट्रीज में या कई जगहों पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग जख्मी हो जाते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा सम पीपल आर बोर्न विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, इसके अलावा कुछ लोगों में जो है शारीरिक अयोग्यता भी होती है। दे आर इधर ब्लाइंड और डेफ, वे या तो अंधे होते हैं या बहरे होते हैं, और इन सम वे डिफॉर्म्ड फ्रॉम बर्थ, या फिर जन्म से ही वे लोग विकृत होते हैं, डिफॉर्म्ड यानी विकृत होते हैं। अप टू क्वाइट रिसेंट टाइम्स, अभी तक के वक्त में लिटिल प्लान्ड एक्शन वॉज टेकन टू फिट हैंडीकैप्ड पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट, अभी तक दोस्तों ये हालत है कि ये जो अपंग लोग हैं, ठीक है, दिव्यांग जिनको नाम दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने, कि ये जो दिव्यांग लोग हैं, हैंडीकैप्ड लोग हैं, अपंग लोग हैं, ठीक है, इनके खिलाफ कोई भी मतलब कोई बढ़िया प्लान नहीं आया अभी तक, प्लान्ड एक्शन नहीं किया गया, कोई भी कार्य नहीं किया गया इनके बारे में, ठीक है, इनके रोजगार के बारे में कोई सोचा नहीं गया है। ए नंबर ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई टू हेल्प देम इन केसेस ऑफ हार्डशिप, हार्डशिप का अर्थ होता है दोस्तों कष्ट, हार्डशिप, हार्डशिप का अर्थ होता है कष्ट या कठिनाई। कई प्रकार की जो संस्थाएं हैं दोस्तों, एनजीओज वगैरह हैं जो दान करती हैं, ठीक है, दान देने वाली जो संस्थाएं हैं, उन्होंने इन लोगों को जो कष्ट के अंदर हैं, ठीक है, ये जो अपंग लोग हैं, इनकी मदद करने की कोशिश की है। बट फ्यू सीरियसली हेल्ड द आइडिया दैट इज दोस्तों दैट दीज पीपल माइट स्टिल हैव एबिलिटीज इन अदर डायरेक्शन, लेकिन इनमें से कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि ये जो लोग होते हैं इनकी दूसरी चीज़ों, जो दूसरे क्षेत्रों में योग्यता होती है, ठीक है, मतलब आप लंगड़े हो गए, काने हो गए, तो आपको एक कमी है, लेकिन आपकी योग्यता दूसरे क्षेत्र में भी है, कुछ लोगों का ये भी मानना है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या रहेगा इस पैसेज का, रिहेबिलिटेशन ऑफ द फिजिकली चैलेंज्ड, एकदम सही है दोस्तों, मेरे को लगता है ये, मतलब रिहेबिलिटेशन का अर्थ होता है दोस्तों जेल से छूटने के बाद, या मतलब कोई लंबी बीमारी हो या किसी दुख से उठने के बाद साधारण ज़िंदगी की शुरुआत करना। कोई व्यक्ति अपने साधारण ज़िंदगी को शुरुआत कर रहा है, मान लो कोई व्यक्ति बीमार था, ठीक है, या किसी दुख में था, अब वो अपनी ज़िंदगी शुरुआत कर रहा है, नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता है, तो उसकी मदद करना, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, उसको मदद करना मतलब काम में, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन ऑफ द फिजिकली चैलेंज्ड, जो शारीरिक अपंग लोग हैं उनकी मदद करना, ये एकदम सही टाइटल है दोस्तों, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, एक्सीडेंट्स, मतलब ही नहीं है, ऑप्शन ए एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन दी अबव पैसेज इन एडिशन इंडिकेट्स, एडिशन का क्या अर्थ है, एडिशन का अर्थ है दोस्तों इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, या ठीक है, तो ये एकदम लिखा हुआ ही है, इसमें कोई कहीं पर सोचने वाली बात ही नहीं थी, ठीक है, इसमें भी एडिशन, इसमें भी एडिशन है, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी।
एडिशन का अर्थ होता है के अतिरिक्त या के अलावा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इधर दोज चिल्ड्रन और माई सन डैश पिक्ड ऑल द फ्लावर्स, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ईदर और या नीदर नोर होता है, एक तो होता है ईदर और, ठीक है, और एक होता है एन लग जाएगा पहले, NEITHER, नीदर NOR, नोर। ईदर और नीदर नोर, इनमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो और या नोर है, ठीक है, इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है। अगर ये प्लूरल है तो इधर वर्ब प्लूरल आ जाएगी, अगर ये सिंगुलर है तो इधर वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। इसको देख के वर्ब फिल नहीं होगी, ठीक है। ये जो है ना दोज चिल्ड्रन, ये वाला सब्जेक्ट को देख करके वर्ब फिल नहीं करेंगे। तो इधर वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, माई ओन सन, मेरा खुद का बेटा। ये क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, तो इधर वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। देखते हैं सिंगुलर कौन कौन सी, एक तो हैज़ है, एक इज़ है, ठीक है। आर है, ये भी प्लूरल है, और है भी प्लूरल, तो ये ऑप्शन तो दोनों ही खट गए। तो इधर दोज चिल्ड्रन और माई सन डैश पिक्ड, पिक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पिक्ड। पिक की थर्ड फॉर्म होती है, पिक यानी उठाना, पिक्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है। तो थर्ड फॉर्म किस में आती है दोस्तों, परफेक्ट में। और परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग में क्या है, हैज़ है और हैड। तो इसमें क्या है, सिंगुलर के लिए क्या है, हैज़ दे रखा है, तो इस ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। हैज़ पिक्ड ऑल द फ्लावर्स, या तो उन बच्चों ने या मेरे खुद के बेटे ने इन फूलों को तोड़ा है। पिक यानी तोड़ना, फूल तोड़ना। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द अबव पैसेज द ऑथर वांट्स टू कन्वे, इस पैसेज में कवि क्या कहना चाहता है, राइटर क्या कहना चाहता है, मैनी पीपल इन द वर्ल्ड सफ़र फ्रॉम फिजिकल डिसबिलिटी। सही बात है, इस दुनिया में कई लोग जो है शारीरिक अपंगता से परेशान रहते हैं। प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, नहीं एक्सीडेंट्स के बारे में तो बहुत सारी सावधानियां बरतते हैं। ये कहता नहीं यहाँ पर, देखो राइगोरस प्रिकॉशंस बोला इसने, तो प्रिकॉशन भी नहीं बोला इसने, बोला राइगोरस, यानी सख्त सावधानी रखते हैं हम, फिर भी एक्सीडेंट होते हैं। ये कहता है कि सावधानी रखते ही नहीं है, गलत बात है, ये नहीं कहा राइटर ने। पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज्ड आर फिट फॉर द एम्प्लॉयमेंट, नहीं ऐसा नहीं कहा उसने, ठीक है। राइटर ने ये नहीं कहा है कि जो लोग फिजिकली अपंग हैं, शारीरिक अपंग हैं, ये लोग काम के लिए एकदम फिट हैं, ऐसा नहीं कहा राइटर ने कहीं पर भी। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव नो स्कोप, जो शारीरिक अपंग लोग हैं उनका कहीं भी कोई भी स्कोप नहीं है, कुछ भी काम के नहीं है वे लोग, एकदम बेकार है, ऐसा नहीं कहा राइटर ने, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो हमारा ऑप्शन ए सही है कि जो शारीरिक अपंग लोग हैं उन्हें बहुत पीड़ा रहती है, ठीक है। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड सफ़र, कई लोग जो है शारीरिक पीड़ा से परेशान रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैलेसी को लेकर, ठीक है। इन्फेरेंस आपके टॉपिक है इसमें रीट में, उसमें से ये है फैलेसीज, ठीक है, उसका है ये कह रहा है नॉइजी चिल्ड्रन आर अ रियल हेडेक, ठीक है। जो शोर मचाते हैं वे बच्चे वास्तव में एक सिरदर्द की तरह होते हैं, ठीक है। 2 एस्पिरिन्स विल मेक अ हेडेक गो अवे, और जब आप 2 एस्पिरिन ले लेते हो यानी सरदर्द की दवा, जब आप 2 एस्पिरिन ले लेते हो तो इससे आपका सरदर्द चला जाता है। इसलिए देयरफॉर यानी इसलिए 2 एस्पिरिन्स विल मेक नॉइजी चिल्ड्रन गो अवे, बड़ी वाहियात बात लिखी है। इसलिए आप 2 एस्पिरिन ले लोगे तो बच्चे भी, शरारती बच्चे जो शोर मचाने वाले बच्चे हैं वे भी गायब हो जाएंगे, ठीक है। सिरदर्द गायब हो जाता है तो शोर मचाने वाले बच्चे भी गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब आप मतलब गोल मटोल बातें बोलते हो, अस्पष्ट बातें बोलते हो, या मतलब वाक्य में जब किसी शब्दों का 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, उसके लिए आता है दोस्तों फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पीछे ये बता चुका हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये तीनों ऑप्शन नहीं बताऊंगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन मैंने आपको 2011 या 2012 मेरे को एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, बता दूंगा मैं आपको, डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा, तो देख लेना आप। वो फैलेसी मैंने आपको बता रखी है दोस्तों किसमें है, ये फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी क्या है, या हैस्टी जनरलाइजेशन क्या है, या कॉम्पोजिशन क्या है, ये चारों मैंने बता रखा है और एकदम डिटेल में बता रखा है, ठीक है। पीछे क्वेश्चन है इसलिए नहीं बताना चाहता दोस्तों मैं आपको, क्योंकि इसमें 10 मिनट 12 मिनट खराब हो जाएंगे अपने, इसलिए क्यों फालतू में आपका टाइम ख़राब करना, और आपको लगेगा कि मैं अपना वॉच टाइम बढ़ा रहा हूँ, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों, इसमें फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन है। जैसे कि मान लो आप किसी एक शब्द का 2 जगह इस्तेमाल करते हो, 2 अर्थों में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जैसे वर्ड है राइट, राइट का अर्थ होता है, एक तो इसका अर्थ होता है अधिकार, है ना, और एक इसका अर्थ होता है सही, मतलब ये चीज़ सही है ना, स्कूल जाना सही है,
गोइंग स्कूल इज़ राइट, स्कूल जाना चाहिए, सही बात है। तो वो भी होता है, एक तो सही होता है, एक अधिकार होता है। तो जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बना के बताता हूँ कि आई हैव द राइट टू वॉच मूवीज़, मुझे फिल्में देखने का अधिकार है। देयर फॉर इट्स राइट फॉर मी टू वॉच मूवीज़ इन एग्जाम्स, इसलिए एग्जाम्स के अंदर फिल्में देखना मेरे लिए सही है। तो इस प्रकार की जो है कि राइट, ये जो वर्ड है, कोई भी वर्ड हो उसका दो अर्थ निकाल देना या गोल मटोल अस्पष्ट बातें बोलना, वाहियात बातें बोलना। ये कह रहा है कि जो शोर मचाने वाले बच्चे हैं वे एक सरदर्द की तरह होते हैं, और जब आप 2 एस्पिरिन ले लेते हो तो सरदर्द चला जाता है। ठीक है, इसलिए आप 2 एस्पिरिन से शरारती बच्चों को दूर भगा सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर लव एंड pity that the impression fill which vulgar scandal stamped upon my brow, for what care I who calls me well or ill, so you green my bed my good allow। तो इसका दोस्तों हमें जो है राइम स्कीम बतानी है। ठीक है, राइम स्कीम दोस्तों इसमें सही से लिखी नहीं, मैं फिर बताता हूँ आपको कि ये सेंटेंस एक तो ये है इम्प्रेशन फिल यहाँ तक, और दूसरा है माई ब्राउ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस ये, और तीसरा है वेल और इल, और चौथा है गुड अलाउ, माई गुड अलाउ। तो दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन 1 में जो है, सॉरी सेंटेंस 1 में जो राइम स्कीम निकल के आ रही वो आ रही है ए। ठीक है, ए, क्योंकि इम्प्रेशन फिल, और दूसरे भी सेंटेंस में आ रही है माई ब्रो, तो ये अलग हो गया ना, फिल और ब्रो अलग शब्द है तो इसको अलग से लिखेंगे, बी लिखेंगे इसको। फॉर वॉट केयर आई कॉल्स मी वेल और इल, तो दोस्तों ये फिल और इल एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए इसको भी नाम दे देंगे ए का। माई बैड माई गुड अलाउ, तो ब्रो और अलाउ ये एक जैसे हैं तो इसकी हो जाएगी ए बी ए बी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका, ए बी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 to 1 वे टू बीट एन एनिमी इज फाइंड हिज अखिलेश हिल्स। ठीक है, किसी अपने दुश्मन को अगर हराना हो तो हमें उसका अखिलेश पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ये अखिलेश पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ये एक इडियम है। ठीक है, अखिलेश हिल्स। ठीक है, अखिलेश हिल्स का अर्थ होता है कि आपका जो दुखती रग होती है, वीक पॉइंट जो होता है आपका, ठीक है, कमज़ोर कड़ी जो आपकी होती है, उसको बोलते हैं अखिलेश हिल्स इंग्लिश में। ठीक है, कि हर पेरेंट्स की अखिलेश हिल क्या होती है, उसके बच्चे, कोई भी पेरेंट्स हो उसकी वीक पॉइंट या उसका अखिलेश हिल क्या होता है, उसके बच्चे। उसकी वीक पॉइंट होते हैं ना, वो दुखती रग होते हैं, बच्चों को हम नहीं सुन सकता हो, तो वो होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि द वुल्फ विद इट्स बैली स्टिच्ड फुल ऑफ बिग पेबल्स निबलिंग वुल्स बार्ब्ड लाइक। बार्ब्ड लाइक आ गया ना, तो लाइक क्या है दोस्तों, लाइक क्या बनता है, सिमिली। ठीक है, याद रखना ये। लाइक ब्लैक पैन फॉरेस्ट अगेंस्ट अ रेड स्काई और ब्लू स्नो, फिगर ऑफ स्पीच पूछा दोस्तों, तो इसमें क्या है, सिमिली। अच्छा, इसमें डिलीट हो रखा है ये पर्सन, इसमें कह रहा है कि इसने बी और सी दोनों को सही माना है, बी और सी को। ठीक है, तो लाइक आ गया तो बी हो गया दोस्तों। और इसमें अलिट्रेशन क्यों है, क्योंकि इसमें द वुल्फ विद इट्स बैले स्टिच्ड फुल ऑफ बिग पेबल्स, इसमें बै जो ध्वनि है उसको बार बार रिपीट किया गया। एक तो हो गया इसमें बैली में, एक हो गया बिग में, एक हो गया पेबल्स में। पेबल्स में बार है ना, पेबल यानी कंकड़। ठीक है, तो अलिट्रेशन भी है इसमें और सिमिली भी, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड वोकैलिक राइम। वोकैलिक राइम किसको बोलते हैं दोस्तों, वोकैलिक राइम बोलते हैं एसोनेंस को। वोकैलिक राइम किसको बोलते हैं, एसोनेंस को बोलते हैं दोस्तों। अलिट्रेशन जो है रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच साउंड्स। ठीक है, अलिट्रेशन के 2 भाग होते हैं, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। जिसमें व्यंजनों का रिपीटेशन हो वो कॉन्सोनेंस होता है, जिसमें स्वरों का रिपीटेशन हो वो होता है एसोनेंस। और एसोनेंस को क्या बोलते हैं, वोकैलिक राइम। हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एसोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। विच फिगर ऑफ स्पीच इज कॉमन इन टंग ट्विस्टर्स, जिंगल्स एंड नॉनसेंस वर्ड्स। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो टंग ट्विस्टर के तौर पे काम करता है, जिंगल्स के तौर पे काम करता है, या नॉनसेंस वर्ड्स भी कहलाता है। तो दोस्तों टंग ट्विस्टर किसको बोलते हैं, जैसा कि हम बोलते हैं ना कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाचू को, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, या ऊँट ऊंचा, पूँछ ऊँटी ऊँची, ऊंचे ऊँट की पूँछ ऊँची, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको आपकी ज़बान बोलते वक्त लड़खड़ा जाए। ठीक है, सोचना पड़े कि क्या बोलना है। आप अचानक मतलब एक बोल नहीं सकते कि जैसे कि राम आम खाता है, तो आप इतनी फास्ट इनको नहीं बोल सकते हो। ठीक, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो होती है अलिट्रेशन में होती है दोस्तों। ठीक है, टंग ट्विस्टर्स होते हैं या जिंगल्स होती हैं, ये किस में अच्छी लगती है, ये जो अलिट्रेशन होती है ये किस में यूज़ की जाती है, टंग ट्विस्टर जैसे वाले जो वाक्य हो गए, या जिंगल्स हो गई जैसे बच्चों वाली पोएम हो गई, या नॉनसेंस वर्ड्स हो गई, नॉनसेंस कविता हो गई,
उसमें यूज़ की जाती है ये चीज़, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 26 नंबर, इट्स ब्यूटीफुल डे, ये बड़ा ही खूबसूरत दिन है, आई डैश हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला, ठीक है। आई डैश हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला, मुझे अम्ब्रेला लाना चाहिए था, नहीं चाहिए था, ठीक है। वो देखते हैं क्या ऑप्शन सही रहता है इसके अंदर, ठीक है। खूबसूरत दिन है तो दोस्तों हमें अम्ब्रेला लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो आवश्यकता जब ना हो तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, नीडंट, आई नीडंट हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला, मुझे ये अम्ब्रेला लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना खूबसूरत दिन है, क्या ज़रूरत है, जब धूप हो या बारिश हो तब अम्ब्रेला लाना पड़ता है, लेकिन खूबसूरत दिन हो, सुहावना दिन हो, उस वक्त ले जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नीडंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, यू शुड डैश योर फोन कॉल विद एन ईमेल और अ लेटर। दोस्तों फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ऑप्शन डी दोस्तों देखते हैं, शो ऑन, ऐसा कोई फ्रेजल वर्ब होता ही नहीं है, शो ऑन, शो अप हो सकता है, ठीक है, लेकिन शो ऑन कुछ भी नहीं होता है। 3 ऑप्शन देखते हैं, फॉलो ऑन, फॉलो अप, टेक ऑन। टेक ऑन क्या होता है दोस्तों, कि किसी को काम पर रखना, ठीक है, किसी को नौकरी देना, किसी को काम पर रखना, जैसे कि शी वॉज टेकन ऑन एज ए रिसेप्शनिस्ट, उसको रिसेप्शनिस्ट की काम पर रख लिया गया, ठीक है, उसे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई, ठीक है। तो ये तो नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, फॉलो ऑन। फॉलो ऑन का अर्थ होता है दोस्तों किसी के पीछे पीछे जाना, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, ठीक है, इस प्रकार की फीलिंग्स। तो फॉलो ऑन, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि यू गो ऑन टू द मार्केट, आई विल फॉलो ऑन, आप मार्केट चले जाओ, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊँगी। कोई गर्लफ्रेंड आपके बॉयफ्रेंड को बोली, ठीक है, कि तुम चलो बाजार में आ रही हूँ, इस प्रकार से यू गो टू द मार्केट, आई विल फॉलो ऑन, ठीक है, तो ये भी नहीं है। लेकिन फॉलो अप हमारा उत्तर है दोस्तों, ठीक है, फॉलो अप। फॉलो अप का अर्थ होता है दोस्तों कि मतलब अभी अभी आपने जो काम किया है उसकी मदद के लिए उसी से संबंधित कोई कार्य करना, ठीक है, मतलब जो काम आप कर चुके हो उसके बाद का किया जाने वाला कार्य, ठीक है, मतलब ये मुख्य कार्य कर दिया आपने, ठीक है, ये आपका मेन कार्य है, अब इसकी मदद के लिए आप एक और कार्य करते हो, ठीक है, कि आपका ये काम और ज़्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो आप किसी को मंत्री जी को ज्ञापन देते हो, ठीक है, भाई मेरा ट्रांसफ़र करवाना है या कुछ भी करवाना है, आपने ज्ञापन दे दिया, ठीक है, और ज्ञापन देने के बाद में आप उनके पीए को, ठीक है, उनका जो पर्सनल असिस्टेंट होता है उसको फ़ोन भी कर दो कि पीए साहब मैंने मंत्री जी को लेटर दे दिया, ज्ञापन दे दिया, आप प्लीज़ कुछ कर देना, उनको याद दिला देना, ठीक है। तो आप ये जो फ़ोन कॉल कर रहे हो ना, ये क्या है, ये फॉलोअप प्रोसेस है, उसके बाद की जाने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। मंत्री जी को जो मुख्य काम क्या था, मंत्री जी को ज्ञापन देना या बताना, जो भी काम करना है, ठीक है, फिर आप उनके पीए को फ़ोन कर देते हो या उनको खुद को ही फ़ोन कर देते हो या किसी अपने रिलेटिव को करते हो कि मैंने मंत्री जी को कर दिया, आप और कह देना मंत्री जी को, समझ रहे हो, इस प्रकार से करना। जैसे कि इसमें दे रखा है, यू शुड फॉलो अप योर फोन कॉल विद एन ईमेल और अ लेटर, कि लेटर लिखने के बाद में आपको कॉल भी कर लेना चाहिए ताकि आपका काम जल्दी हो जाए, ठीक है। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉलो अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 28 नंबर, व्हाट टाइम शैल वी गो शॉपिंग, लेट्स सी हाउ द वेदर लुक्स एंड डैश, इंसर्ट द करेक्ट इडियम। सही इडियम दोस्तों डालनी है हमें कि रैनिंग कैट एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना, टर्न अ ब्लाइंड आई, ब्लाइंड आई होती है दोस्तों, टर्न अ डेफ ईयर होता है, डेफ ईयर अनसुना करना, टर्न अ डेफ ईयर, कॉल इट अ डे या प्ले इट बाय ईयर। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा प्ले इट बाय ईयर, प्ले इट बाय ईयर। व्हाट टाइम शैल वी गो शॉपिंग, हम किस वक्त शॉपिंग करने जाएंगे। तो वो कहता है कि देखते हैं मौसम कैसा रहता है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे, ठीक है, मौसम जिस प्रकार से रहेगा उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो किसी परिस्थिति के अनुसार कार्य करना, उसका अर्थ होता है दोस्तों प्ले इट बाय ईयर। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों प्ले इट बाय ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोनेट्स यूजुअली आर इन, तो सोनेट्स का जो मीटर रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है दोस्तों, जो शब्द आपको जो सेंटेंस दे रखा है उसमें पहला जो शब्द है वो अनस्ट्रेस रहता है, ठीक है, उसका जो लास्ट सिलेबल होता है वो स्ट्रेस रहता है, ठीक है। तो स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, इस प्रकार के जो जोड़े होते हैं, ठीक है, ये 2 गए, फिर ठीक, फिर एक और हो जाएगा इस प्रकार से, फिर एक और हो जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से ये दोस्तों 5 जोड़े होते हैं जिनमें एक स्ट्रेस रहता है और एक अनस्ट्रेस रहता है। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएंगे और ये 10 जोड़े कराते हैं, ये 5 जोड़े होते हैं, 2 स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड के
इसको बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। तो सॉलिड्स में कौन सा मीटर रहता है? आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये जो सीरीज़ है रेट के जो हम पेपर बना रहे थे अभी तक, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही मॉडल पेपर है और लास्ट ही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो प्ले लिखता है, जो नाटक लिखता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों प्लेरिट, PLAYRIGHT, ऑप्शन ए प्लेरिट, ठीक है। प्ले राइटर, ये प्ले राइटर, प्ले राइट ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन तीनों गलत हैं। प्लेरिट होता है जो नाटक लिखता है, उसको बोलते हैं प्लेरिट। शेक्सपियर वाज ए ग्रेट प्लेरिट, शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ठीक है। प्लेरिट या ड्रामेटिस्ट एक ही बात है। तो ये थे दोस्तों हमारे रीड से संबंधित प्रश्न, रीड के प्रश्न दोस्तों, रीड जो हुई थी 2011, 12, 15, 18 में, ठीक है, उनके क्वेश्चन पेपर, उनके मॉडल पेपर बनाए मैंने। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आए होंगे, ठीक है। अब मैं दोस्तों शुरू करूँगा रीड के मॉडल पेपर जो मैं खुद बनाऊँगा, ठीक है, और उसमें से आपको हल करके बताऊँगा। कभी कभी किसी टॉपिक पे भी डाल दूँगा, जो टॉपिक आप कहोगे उन टॉपिक पे मैं कुछ नोट्स बना के आपको समझा दूँगा, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको, मेरे को ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।